हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम ये प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक के बारे में बात करते थे। हमने भारतीय संसद के बारे में बात करते थे, संसद के बारे में बात करते। आपने देखा कि संसद है वो है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, इनसे संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद का गठन किया जा सकता है। राष्ट्रपति के बारे में हमने अगले जो हमारा जो वीडियो था उस पहले की वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके थे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान संवैधानिक अध्यक्ष होता है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमने ये भी देखा था कि संसदीय शासन व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पे व्यवहारिक दृष्टि से शासन की समस्त प्रकार की जो पावर होती है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास में निहित होती है। संसद के आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा, जिसे हम एक उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे उच्च सदन, उसके बाद में ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल के बारे में हमने बात की थी कि एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 100 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल निर्धारित होता है। राज्यसभा का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में इसकी व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 80 में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा का जो गठन होता है वो राज्यसभा का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो 250 तक हो सकती है। उसके बाद में 288 जो सदस्य 238 सदस्य होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उसके बाद में 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। इस प्रकार से इसके अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245 है। इसके जो कोरम होता है, कार्य का जो कोरम होता है, उस कोरम के लिए 25 सदस्यों की अनिवार्यता होती है। इस प्रकार का भारतीय संविधान में इस प्रकार का इसका प्रावधान दिया गया है। वर्तमान में जो इसके सदस्य संख्या 245 सदस्य हैं, इन 245 सदस्यों में से 229 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में होते हैं। उसके बाद में 4 सदस्य होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। उसके बाद में 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 229 4 और 12, 229 4 प्लस 12, इस प्रकार से ये 245 इसके वर्तमान में सदस्य हैं। विद्यार्थी ध्यान रहे, यानी कि 229 सदस्य होते हैं वो राज्यों से संबंधित हैं, ये संघ राज्यों से ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ 245 सदस्य इसमें होते हैं। वर्तमान में इस प्रकार की इसका व्यवस्था का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी ध्यान दें, राज्यसभा से के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण और भी कुछ तथ्य इसके बारे में जानकारी रखेंगे। 2 महत्वपूर्ण इसमें है। पहले जो राज्यसभा में देश की जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें क्या स्थिति थी पहले, और वर्तमान में जो 8 अप्रैल 2003 की बात करते हैं। अप्रैल 2003 में राज्यसभा में किस प्रकार से इसमें जो परिवर्तन किया गया था, वर्तमान में क्या है, तो पहले तो इसमें जो परिवर्तन किया गया था, संशोधन किया गया था, एक ये कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, जबकि पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी। पहली बात ये है, इसमें ये कहा गया कि जिस राज्य का वो सदस्य हैं उसी राज्य का ये वहाँ का जो मतदाता सूची में नाम होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे माना कि कोई व्यक्ति राजस्थान से राज्यसभा के लिए सीट खाली है और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो पहले अप्रैल 2003 से पहले ये प्रावधान था कि वो व्यक्ति राजस्थान का निवासी होना जरूरी होता था, लेकिन अब इस प्रकार की शर्त नहीं है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, गुजरात का हो सकता है, एमपी का हो सकता है, महाराष्ट्र का, यानी कि कहीं का भी हो सकता है।
राज्यसभा का सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति का संबंधित राज्य से या संबंधित राज्य का निवासी होना कोई जरूरी नहीं है। तो एक तो इसमें संशोधन किया गया है कि उसी राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है, जबकि पहले ये था, पहले ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब ये संशोधन किया गया है। उसके बाद में दूसरी इसकी जो शर्त में संशोधन ये किया था कि अब मतदान खुले यानी अपने दल के एजेंट को दिखाना, जबकि पहले मतदान गुप्त होता था, यानी कि मतदान है वो क्या है, ओपन है, खुला है मतदान। पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले क्या था, पहले मतदान गुप्त होता था, लेकिन अब जो उम्मीदवार जिस दल से खड़ा होता है उस दल के उम्मीदवार को या उस दल के एजेंट को मत देने वाला व्यक्ति अपने मत पत्र को दिखाएगा कि मैंने इस व्यक्ति को ये मतदान दिया है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है। तो विद्यार्थी ध्यान में इस प्रकार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद में 5 संघीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमनदीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। विद्यार्थी ध्यान दें, इस से संबंध में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बारे में जो राज्यसभा का जो विवरण है इसमें देखा है कि अवित्तीय विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी धन विधेयक को छोड़कर, यानी कि अगर संविधान संशोधन का मामला है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के बराबर राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में राज्यसभा के पास में 2 विशेष पावर हैं या विशेष शक्तियां हैं, जो शक्तियां लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। इस बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, विद्यार्थी इसको ध्यान रखें कि ऐसी कौन सी, यहाँ प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो उसमें पहली जो शक्ति है, इसमें जो पहली शक्ति है, इस पहली शक्ति का आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा की पहली ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास में भी नहीं है, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और इसे संसद के लिए अधिकृत करना, संसद के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करना, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित, पहला इसका पावर होता है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। ये ऐसा पावर है कि अगर राज्य सूची, क्योंकि हमने देखा होगा कि संघ सूची 3 सूचियां हैं, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। हमने देखा होगा संघ सूची के जो विषय हैं, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सभा को है या राज्यों को है। उसके बाद में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है केवल दोनों को इसमें आता है। अब स्थिति है कि जो राज्य सूची यहाँ पर जो कानून बनाते हैं वो राज्य सरकारें कानून बनाते हैं, लेकिन अगर कोई राज्यसभा से आए तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकते हैं। उसके लिए राज्यसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। तो एक तो इसके पास में विशेष प्रकार का जो पावर है, दूसरा पावर ये है आर्टिकल 312, दूसरी जो इसके पास में जो पावर है आर्टिकल 312, ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी ध्यान दें, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 ये राज्यसभा की विशेष महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। या इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं जिसके अनुसार केवल राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 349 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 कहता है राज्यसभा संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के लिए सृजन हेतु अधिकृत कर सकती हैं, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल
भारतीय सेवा नहीं। यानी आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा केंद्र और राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये राज्यसभा के प्रावधान है कि 200 ये विशेष अधिकार हैं। एक तो ये भी अधिकार है, उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि राज्यसभा धन विधेयक के मामले में ज्यादा सक्षम नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, क्योंकि धन विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होता है। उसके बाद में अवित्तीय विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि संविधान संसद के मामले में लोकसभा के समान राज्यसभा को बराबर अधिकार है। उस मामले में किसी भी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी नहीं है, दोनों को बराबर पावर है। उसके बाद में राज्यसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है, वो सदस्यों की जो संख्या है उसका विधान है वो देखा होगा आपने, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर देते हैं। और 1971 की जो जनगणना का हमारा जो आधार वर्ष है, 1971 की जनसंख्या के आधार वर्ष को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो उसके बाद में राज्यसभा की सीटों की जो प्रावधान का जो एक आवंटन है वो अनुसूची 4 में स्थित है, और अनुसूची 4 के अनुसार अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर अलग अलग संख्याओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस राज्य में कौन कौन से हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, आंध्र प्रदेश में 19 है, महाराष्ट्र का जब बात करते हैं उसमें 19 है, तमिलनाडु में 18 सदस्य लिए जाते हैं। उसके बाद में बिहार में 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, राजस्थान और उड़ीसा 10-10, केरल में 9, असम और पंजाब में 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, दिल्ली से 3 सदस्य और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी, इनसे एक एक सदस्य राज्यसभा में चुना जाता है। उसके बाद में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हो। इस प्रकार की राज्यसभा के बारे में प्रावधान किया गया था। उसके बाद में राज्यसभा के बारे में हम बात करते हैं कि राज्यसभा के बाद में इसके अतिरिक्त और भी क्या प्रावधान किया गया था, उसके बारे में भी कुछ देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोकसभा के बारे में अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। राज्यसभा के सदस्य कितनी ही बार नामित या निर्वाचित हो सकते हैं, ऐसा भारत के संविधान में उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो विद्यार्थी ध्यान रहे, यानी कि राज्यसभा की सदस्य के लिए चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार उसमें निर्वाचित या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। उसके बाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भारत के राष्ट्रपति को पहली बार राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया गया था, तथा पहली बेंच में ये तय हुआ था कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है। राज्यसभा के प्रथम चुनाव केवल 1/3 सदस्यों का हुआ था। विद्यार्थी ध्यान रहे, राज्यसभा में जो पहली बार जो चुनाव हुआ था उसमें पूरे सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, तो केवल 1/3 सदस्यों का चुनाव हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों के लिए या राज्यसभा की सदस्यों की जो गण पूर्ति होती है राज्यसभा में, उसके लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य, यानी कि न्यूनतम 25 सदस्य होने पर ही राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के सवालों का निपटारा राज्यसभा के सभापति वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा 1996 में दिए गए निर्णय के अनुसार इसकी न्याय की समीक्षा की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति एक समय संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि एक ही समय में कोई भी व्यक्ति यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़कर जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में 10 दिन के अंदर अंदर उसे ये बताना होता है
कि वो निम्नलिखित में वो दोनों सदनों में से किस सदन का सदस्य रहेगा। इस प्रकार की सूचना न देने पर राज्यसभा की सीट है वो खाली मानी जाएगी। ये भी इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। अगर एक सदन की सदस्यता यानी कि अगर एक सदन की सदस्यता दूसरा सदन जीतता है तो पहले वाला सदन रिक्त माना जाता है। अगर एक ही व्यक्ति सदन के 2 सीटों पर चुनाव जीत जाता है यानी कि 2 सीटों पर चुना जाता है तो ऐसी स्वेच्छा से उसे एक सीट रिक्त करनी पड़ती है। इस प्रकार का भी भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी। इस प्रकार का भी प्रावधान दिया गया है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव जीत जाता है तो दोनों में से वो किस पद पे रहेगा, किस सीट से रहेगा, इस प्रकार की सूचना देना जरूरी हो जाता है। अगर कोई एमएलए है और एमपी का चुनाव जीत जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर एमएलए के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अन्यथा एमपी की या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विधायक है और विधायक रहते हुए कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 14 दिन के अंदर अंदर उसे राज्य विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा देना पड़ता है। अन्यथा उसकी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता या जो सांसद बनाए वो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदाता की जो आयु है उस समय 21 वर्ष से घटाकर